धरतीपुत्र फाउंडेशन की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी बधाई, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक और जो जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ताकि जो ये हमारी मुहिम है धरतीपुत्र फाउंडेशन की कि गांव सुदूर बैठे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाए, इसकी ये थीम है कि हम उनको पढ़ाएंगे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उनको सबल बनाएंगे जिनको कोई सबल नहीं बना रहा है, हम उनकी मदद करने आए हैं जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आज कोचिंग एक बहुत बड़ी बिजनेस का माध्यम है, इसको रोजगार का भी माध्यम कह सकते हैं आंशिक रूप से, लेकिन जो ये हमारी सोच है, हमारे लोगों की जो सोच है, हमारे मित्रों की जो सोच है, वो ये है कि जो पढ़ नहीं पा रहा, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जो बेटी नहीं पढ़ पा रही है, उसको हम पढ़ाएंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ खड़े होइए, हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारा टीचर चल रहा है, और आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे करना, व्हाट्सएप पे करना, जो सोशल मीडिया का आज युग है, जहाँ तक आप इस चैनल को फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वहाँ तक भेजिए। इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो प्रगति के सबसे निचले पैदान पे हैं। तो हम चलते हैं, आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं। हम आज एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब वो उन्हें बीएससी में एडमिशन लेने के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर से एडमिशन लेने के लिए जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें एडमिशन लेने के लिए उनका एक इंट्रेंस होता है, जो कैटेट के थ्रू उनका इंट्रेंस होता है, उसका पूरा सिलेबस हमारे धरतीपुत्र फाउंडेशन की तरफ से पढ़ाया जाएगा, और आप लोग चैनल से जुड़कर इसका अधिक से अधिक लाभ लें। तो दोस्तों, ये एग्रीकल्चर क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है जानना, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपकी परीक्षा से? जो सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर, उसमें क्वेश्चन कहां से बनते हैं? जो सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर, उस पर क्वेश्चन कहां से बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, या आप किसी से सबसे पहले रूबरू होते हो, या किसी के घर जाते हो, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, या क्लास में पढ़ने जाते हैं, तो आपके गुरुजन, टीचर या आपको जानने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है। तो अगर आप जिस भाषा में आप बोलते हो, अगर वो भाषा समझ लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि किस भाषा में बात कर रहे हैं आप, ये कौन सी भाषा है। तो जब एग्जामिनर आपका एग्जाम लेगा तो जो सिलेबस है उसी सिलेबस से आपसे पूछा जाएगा। तो वो अगर एग्जाम लेगा तो सबसे पहले जब हम जिस टॉपिक पे थे कि आप किसी के घर जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपका नाम क्या है। अगर आपकी भाषा समझ में आई तो वो आपकी बात समझ जाएगा, अगर आपकी भाषा नहीं समझ में आएगी तो वो क्या कहेगा कि बेटा किस भाषा में बोल रहे हो, वो किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछता है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, चाहे वो साइंस पढ़ेंगे, आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, या जो है सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, तो उस सब्जेक्ट का सबसे पहले क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है, जिस स्तरीय ज्ञान है कि नहीं, स्तरीय ज्ञान आपका चेक करने के लिए, जानने के लिए, वो सबसे पहले पूछता है किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन कहां से बनता है? किस भाषा का शब्द है, पहली चीज। दूसरा पूछेगा कि ये जो, चाहे आप साइंस पढ़ो या आप एग्रीकल्चर पढ़ो, तो इसमें पूछा जाता है कि इस भाषा के पिता कौन है, मतलब पितामह कौन है, कौन इसकी खोज किया। कोई ना कोई पितामह हर सब्जेक्ट का, हर जो साइंस के जितने ब्रांचें हैं उसका कोई ना कोई पितामह है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इसके कौन का, क्या पूछता है
इसके फादर कौन है? क्या पूछता है? पिता। क्या पूछता है? पिता। जैसे क्वेश्चन आपसे बनेगा कि साइंस किस भाषा का शब्द है? ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? आपसे पूछा जाएगा साइंस, आप हमारी तरफ देखिए ना, साइंस किस भाषा का शब्द है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन अगर आप बताओ कि साइंस, आप जानोगे पहली बार हर व्यक्ति अनजान होता है। जानने के लिए उसे या तो किसी गुरु के शरण में जाना पड़ता है या किताबों के शरण में जाना पड़ता है। पहली बार हर व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है। तो पूछेगा जब कि साइंस किस भाषा का शब्द है, तो मोस्टली जितनी ब्रांचें हैं जो हम अध्ययन करते हैं, जिनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो दो भाषा से बने हुए होते हैं। या तो वो लैटिन भाषा के बने होते हैं या किसके बने होते हैं? ग्रीक भाषा की। तो अगर तुक्काफिकेशन भी करना है तो इसी दो में से कोई ना कोई आएगा। लेकिन यूपी कैटेट के एग्जाम में एक पांचवा ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और चौथा आएगा। पांचवा ऑप्शन इसमें ये होगा कि इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कौन स्टार्ट करता है? इनमें से कोई नहीं। और जब तक आप ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप माइनस मार्किंग चले जाएंगे, क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन है किस पे है? माइनस मार्किंग पे है। 1/3 इसमें क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि साइंस क्या है, ये साइंस कैसी बला है। तो साइंस जो है, साइंस क्या है और साइंस की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि साइंस, चलिए साइंस जो है, और ये भी जान लीजिए मैं जितने बैच को पढ़ाऊंगा उतने टाइप से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितने बैच को पढ़ाएंगे उतने तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आपका क्या बना रहे, रूबरू आप हमसे, हम में आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो साइंस की 2 ब्रांचें होती है बिना देर किए हुए। कितनी ब्रांचें होती हैं? 2 ब्रांचें होती हैं, ठीक है। पहला, साइंस ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करता है कि जो निर्जीव होती हैं। मतलब ये लकड़ी होती है, ये पेन है, ठीक है, ये जो है बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो ये क्या है? ये सब निर्जीव है। तो पहला साइंस जो है किनका अध्ययन करता है? निर्जीव का अध्ययन करता है। तो अगर निर्जीव का अध्ययन करता है तो हम जैसे सजीवों का भी तो अध्ययन करता होगा। और दूसरा किनका अध्ययन करता है? सजीव का। तो जब साइंस शब्द यहां लिखा हुआ है, और साइंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? विज्ञान, ठीक। तो विज्ञान, तो इसको यहां क्या लिखेंगे? अगर हम जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्जीव विज्ञान। और इनसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सजीव विज्ञान, ठीक है। तो आपके मस्तिष्क में यह बात आ रही होगी कि साइंस सर किस भाषा का शब्द है। तो साइंस जो है वो डेरिवेट फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। साइंस जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और जो निर्जीव हैं उनके क्या लक्षण हैं, उनके क्या चरित्र हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, किन्हें निर्जीव कहा जाएगा? निर्जीव उन्हें कहा जाएगा जिनमें श्वसन नहीं होगा। निर्जीव उन्हें कहा जाएगा जिनमें अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। निर्जीव उन्हें कहा जाएगा जिनमें परिगमन नहीं होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वो चल के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जिनमें श्वसन नहीं होगा वो निर्जीव होगा। जो श्वसन प्रक्रिया जो नहीं करते होंगे उसमें वो निर्जीव होंगे। जिसमें क्या नहीं होगा? संतानों उत्पत्ति की क्षमता नहीं होगी, मतलब अपने समान संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं, वो अपनी जनरेशन अपने समान बढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक। उनमें संवेदना नहीं रहती है, ठीक है। वो क्या होते हैं? उनमें संवेदनहीन होते हैं। तो ऐसे साइंस को, ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? निर्जीव विज्ञान कहते हैं। और सजीव विज्ञान क्या होता है? जिसमें क्या होता है? जिसमें लाइफ होती है। इसे एक तो सजीव विज्ञान को किन किन नामों से जाना जाता है ये जान लीजिए।
सजीव विज्ञान को पहला हम जानते हैं, एक तो हो ही गया सजीव विज्ञान, दूसरा इसको कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। और प्राकृतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल साइंस कहते हैं, ठीक है। और तीसरा इसे क्या कहा जाता है, लाइफ साइंस। क्या कहा जाता है, लाइफ साइंस कहा जाता है। जो सजीव विज्ञान होता है, क्या होता है, जो सजीव विज्ञान है, जो सजीव विज्ञान है, तो सजीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, तो इसकी दो ब्रांचें हैं। एक को कहा जाता है इसको बायोलॉजी भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में और क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। तो आप ज़्यादा पुस्तक पढ़ेंगे, जो कंपटीशन की जितनी किताबें हैं उसमें बायोलॉजी ही सजीव विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, बायोलॉजी का ज़्यादा अध्ययन होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी को ही बेस बना के पढ़ाता हूँ मैं, आप लोगों को बताता हूँ। बायोलॉजी, देखिए इसके पहले मैं क्या बताया, साइंस किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन मोस्टली जो ये आज हम ये कंफ्यूजन ही दूर करा देते हैं आपको, चलिए थोड़ी देर बाद बताते हैं, कि पहले इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो बायोलॉजी जो है इसकी दो ब्रांचें हैं, बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं। पहला क्या है, कौन सी ब्रांच है, पहली ब्रांच को हम कहते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, यहां से क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन आपसे यहां बनेगा कि किस भाषा का शब्द है ये, कौन, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसके पिता कौन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हो सकता है, बन सकता है कि सबसे पहले इस पे पुस्तक किसने लिखी, बायोलॉजी शब्द पे पुस्तक कितने या किस नाम से लिखी जाती है, ठीक है। तो हम ये जो बायोलॉजी है या जूलॉजी है या बॉटनी है, ठीक है, एक आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। जिस भी शब्द के अंत में जो शब्द लिखा है, क्या लिखा है, बायोलॉजी, ठीक है,
बायोलॉजी में देखिए क्या लिखा है, LOGY। बॉटनी में क्या लिखा है, NY। और जूलॉजी में क्या लास्ट में लिखा है, LOGY। इसका मतलब कि जो जितना ये लॉजी इसमें भी सेम है, लॉजी इसमें भी सेम है, और वाई लास्ट में है ना। तो जिसके अंत में, किसके, जिसके अंत में लॉजी जुड़ा होगा, मतलब क्या जुड़ा होगा, LOGY। इस LO को भी काट दीजिए, ठीक है। जिसके अंत में क्या जुड़ा हो, GY, इस G को भी उड़ा दीजिए, ठीक है। जिस भी टर्मिनोलॉजी के स्पेलिंग में क्या लिखा हो, Y लिखा हो, ऑल वर्ड इज डेरिवेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। जितने भी इस भाषा के शब्द होंगे, ठीक है, जिसकी अंत में स्पेलिंग में क्या लिखा होगा, पांडे जी, स्पेलिंग में क्या लिखा होगा, LOGY लिखा हो, या लास्ट में क्या लिखा हो, GY लिखा हो, या क्या लिखा हो, Y लिखा हो। ये ट्रिक अच्छी लगी। जिसके अंत में Y लिखा होगा, सब जो है किससे, किस भाषा के शब्द होंगे, ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। अब दूसरा हम आपको बता देते हैं लैटिन भाषा का शब्द कौन होगा। जैसे हमने बताया था साइंस, क्या बताया था, हमने बताया था आपको साइंस, ठीक है। तो साइंस में अंत में क्या है, ई है। देखिए क्या है, N है, C है और E है, ठीक है। तो अंत में N C E हो, या CE हो, या क्या हो, E हो। ऑल वर्ड डेरिवेट फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे होगा, ये किस भाषा से बनेंगे, लैटिन। तो इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या ध्यान देना है, लॉजी जहां लिखा हो वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा, और जहां ई हो लास्ट में, जैसे एग्रोनॉमी, ठीक है। हाँ, तो ये ट्रिक आप जो है क्या करिए, अपनाए रखिए, ये आपको आगे क्या करेगा, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक क्या करेगा आपको, क्या हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मन लग गया है तो चलने दीजिए। और अभी तो सफ़र स्टार्ट हुआ है ना, क्यों। तो हम आते हैं किस पे, आपके एग्रीकल्चर पे, या बस बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी देखिए, हमारे पढ़ाने में एक दिक्कत है, हम इधर उधर भाग के नहीं पढ़ा पाते हैं। जब जितना पढ़ाएंगे वो आपको पिला देंगे ज़िंदगी में, फिर आपको साइंस पढ़ने या एग्रीकल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप शिद्दत से, मेहनत से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और इधर उधर अगर ध्यान आप लोग किए तो क्लास से भगा देंगे तुरंत। तो बायोलॉजी हमने समझाया। तो अगर आपसे पूछा जाए, पांडे जी, वैसे मैं जात से बुलाना पसंद नहीं करता, ठीक है, सत्येंद्र जी, अगर आपसे कहा जाए कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसके पिता कौन हैं, तो इसके पिता कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु हैं। बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु हैं। तो जो बायोलॉजी के पिता हैं उनको अरस्तु हैं। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे, यूनानी साइंटिस्ट थे। क्या थे ये, कभी कभी कुछ लोग जो है बहुत अच्छे से टेस्ट लेने लगते हैं, तो पूछ लेंगे किस देश के हैं, अरस्तु कहाँ के निवासी थे। अरे ये कोई क्वेश्चन होता है, अरस्तु कहाँ के निवासी थे, अरस्तु कहाँ के निवासी थे, यूनानी थे, ठीक है। और जो बायोलॉजी का पिता इन्हें कहा जाता है,
इन्हें बायोलॉजी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी क्या शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविनस ने। किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। लैमार्क एवं कौन दिया था? ट्रेविनस। ठीक है, किस सन में दिए थे? 1802 में। कब दिया था? 1802 में। तो हमने क्या क्या बता दिया आपको? हमने ये बता दिया कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया। किस सन में? 1802 में। अब बायोलॉजी कौन सी बला है? बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। बायोज प्लस लोगोज। बायोज प्लस, बायोज का अर्थ क्या होता है? लाइफ। बायोज को क्या कहा जाता है? LIFE, लाइफ। और लोगोज को क्या कहा जाता है? स्टडी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्टडी कहा जाता है। ठीक भैया, तो जो अगर हम इनको हिंदी में ले जाएं, कहां ले जाएं? हिंदी में। तो लाइफ मतलब क्या होता है? लाइफ मतलब जीवन। लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन। और स्टडी को क्या कहा जाता है? अध्ययन। क्या कहा जाता है? अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जो किसका अध्ययन करती है? जीवों का अध्ययन करती है, या सजीवों का अध्ययन करती है, या लाइफ के लोगों का अध्ययन करती है, उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। और बायोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं? 2 ब्रांचें हैं। एक को जूलॉजी कहा जाता है, दूसरी को बॉटनी कहा जाता है। अब हम चलते हैं किस पे? थोड़ी सी जानकारी आज आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में दे दें, फिर उसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें आपको अच्छे से और बताएंगे। अभी तो पहली क्लास है। अब आपको हमारा टेस्ट कैसा लगा, एक कमेंट और जो है सब्सक्राइब करके बताइएगा आप लोग कि कैसा आपको हमारा पढ़ाई हो, समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, तो जो एग्रीकल्चर है क्या है? एग्रीकल्चर। हमने एक अभी ट्रिक बताया था आपको। क्या बताया था? हाँ, हमने बताया था ना, अगर ई है तो लैटिन हो जाएगा। अब तो आप देखते ही टिक मार देंगे, कहें देव तुम शब्द मार रहे हैं हम। ठीक है, तो जो ये पहला शब्द आएगा कि एग्रीकल्चर आपके दिमाग में आएगा, अब तो आप देखते ही उड़ा देंगे ना उसको। क्यों? तो एग्रीकल्चर क्या है? ये एग्रीकल्चर गुरु साइंस भी है और आर्ट भी है। मतलब एग्रीकल्चर विज्ञान भी है, एग्रीकल्चर कला भी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? भाषा आप तो नहीं भूलेगा ना? कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। और एग्रीकल्चर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्रिक प्लस कल्चर। एग्रिक प्लस कल्चर या कल्चरा। कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या लिखा होता है? लास्ट में ए लिखा होता है, तो वो क्या हो जाएगा? कल्चरा। तो एग्रिक को
एग्रिक मीन्स क्या होता है? सॉयल। एग्रिक मीन्स सॉयल। और कल्चरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। व्हाइट बोर्ड से लिखते लिखते इस बोर्ड पे आ गए, हैंड राइटिंग पता नहीं कैसी है। तो अब देखिए, इसका जब क्लासिफिकेशन, मतलब इसको चीड़ फाड़ किया गया, एग्रीकल्चर को क्या कर दिया गया? इसका ऑपरेशन कर दिया गया। तो जब ऑपरेशन, आपका ध्यान किधर है? एग्रीकल्चर को दो शब्दों से एग्रीकल्चर मिलकर बना है। पहला एग्रिक और दूसरा कल्चरा। ठीक है, आपको पढ़ना हो तो ध्यान से बैठिए, नहीं तो क्लास से चले जाइए। तो एग्रिक को क्या कहा जाता है? एग्रिक मीन्स हाँ सॉयल, ठीक। और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। अगर इनको, इनकी परिभाषा बनाई जाए, ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। मतलब किसका कल्टीवेशन? अब देखिए, कल्टीवेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? जुताई गुड़ाई। क्या कहा जाता है? जुताई और गुड़ाई, ठीक। और सॉयल को क्या कहा जाता है हिंदी में? मिट्टी या मृदा। देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे जब, तो दो टर्मिनोलॉजी आपके पास बार बार आएगी। जैसे एग्रीकल्चर, बहुत शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप बार बार क्या पढ़ेंगे? भूमि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूमि पढ़ेंगे। और भूमि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लैंड। क्या कहा जाता है? लैंड। और जब आप क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ेंगे, तब आप क्या पढ़ेंगे बार बार? सॉइल। क्या पढ़ेंगे? मिट्टी या, बहुत शुद्ध लिख रहा हूं, मृदा या मिट्टी। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉइल, ठीक। तो इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार जो होता है वो क्या होता है? लैंड होती है, ठीक है। और जब हम उस पर कल्चरल प्रैक्टिसेज करते हैं, मतलब जुताई गुड़ाई करके जब उसे खेती योग्य बना देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? सॉइल हो जाती है, तब वो मिट्टी हो जाती है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो जो एग्रीकल्चर है वो क्या करता है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जैसे आपसे कोई पूछ ले कि एग्रीकल्चर क्या है, तो हमने क्या बताया? कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर की उत्पत्ति, आगे हम पढ़ाते हैं कि एग्रीकल्चर को एक नज़र में आपको बता देते हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर है इसकी बहुत सी ब्रांचें हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का हमारे देश में, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे ना कि ये बार बार गुरुजी हमारे क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये बताओ भाई, ये एग्रीकल्चर कल्चर रट रहे हैं तो कितने एरिया में, भारत के कितने क्षेत्र में खेती की जाती है? आ रही होगी बात कि नहीं? तो भारत के 141 मिलियन, कितना? 141 मिलियन हेक्टेयर एरिया में क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब आप देख रहे होंगे भारत की खेती जो है वो कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे इलाहाबाद में ही आप देखते हैं कि कुछ ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ सिंचाई की सुविधा है, पर्याप्त पानी है, नहर है, एक व्यवस्था है। जहाँ समुचित प्रबंध है सिंचाई का,
उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सिंचित क्षेत्र। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? सिंचित क्षेत्र। जो ये 141 हेक्टेयर है, कितनी हेक्टेयर है? 141 हेक्टेयर जो एरिया है, ठीक है, 141 हेक्टेयर में अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर कितने एरिया जो है एरीगेटेड है और कितनी एरिया जो है रेनफेड है। एरीगेटेड मतलब सिंचित, रेनफेड मतलब वर्षाधारित। ठीक, तो इसकी 52%, कितना मित्र? 52% जो है वो किस पे आधारित है? सिंचित, एरीगेटेड। इतनी क्या है? सिंचित है। अगर 100 में से आप 52 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 48। क्यों? तो देखिए, जो डेटा याद करने का एक सही तरीका है, एक पार्ट को आप याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो 48% जो एरिया है वो क्या है? असिंचित। ठीक है, 48% क्या है? असिंचित है। तो असिंचित, यहां से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। आप पीसीएस के एग्जाम देंगे, आप आईसीआर के एग्जाम देंगे, आप कोई भी एग्जाम देंगे, पुलिस का एग्जाम देंगे, आप दरोगा के एग्जाम देंगे, कोई एग्जाम देंगे, ये नॉर्मल एग्जाम जो है क्वेश्चन है उठा के पूछ लेगा। ये आप पेपर में पढ़ते होंगे जब बजट पेश होता है, तो आता है ना कि कितनी हेक्टेयर में जो है खेती हो रही है। तो आप 52% एरिया जो है सिंचित क्षेत्र है भारत का, और 48% जो है, जो एग्रीकल्चर होती है, जो खेती होती है, वो क्या है? वर्षा आधारित है। अब हम कल आपसे मिलेंगे और आगे बताएंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी संस्था काम करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कितना रोल है, सबसे ज़्यादा जीडीपी में उसका कब रोल था, एग्रीकल्चर का भागीदारी थी, और इसके बाद दूसरे नंबर किस ईयर 5 ईयर प्लान में हुआ, फिर इस वर्तमान समय में कितना है, 2022-23 में कितना था। ये आपके बीच इतना क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। अब कल मिलेंगे फिर इसी समय। धन्यवाद।